हाय डियर स्टूडेंट, आज डिप्लोमा इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए सब्जेक्ट सिविल में जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है और जो मैकेनिकल में है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है। दोनों चैप्टर में, दोनों विषय में जो है, जो पहला लेसन है, कुछ लेसन ऐसे हैं जो कॉमन है। दोनों बुक का देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं, जैसे पहला लेसन है, पहला लेसन में जो चीज़ें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में दिया है वही चीज़ मॉस में भी दिया है ना। तो उसी का कॉमन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला लेसन है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, है ना, प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल और विकृति के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। इसका आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये पहले, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोड के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वह है लोड, यानी कि बोझ। बोझ है ना। तो लोड उसे कहते हैं जैसे कोई भी संरचना है या कोई भी अवयव है, उस पर लगने वाला विभिन्न प्रकार के जो बल है ना, उस पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो भार हैं या बल हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, है ना। जैसे दीवार पे छत का भार, पुल पे चलती गाड़ी का भार, है ना, कार में आदमियों का भार, छत दीवार पे धरन का भार, है ना। ये सब जितने भी भार लगते हैं, ये सब भार जो हैं उसी को हम कहते हैं लोड, है ना, उसी को कहेंगे लोड। लोड देखिए कई प्रकार के होते हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे हम इसके बाद। लोड समझ में आ गया, है ना। किसी भी संरचना या अवयव पे लगने वाले भार को हम लोड कहते हैं, है ना, भार को लोड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इसका टाइप्स ऑफ लोड अगला है बोझ के प्रकार। टाइप्स ऑफ लोड, है ना। लोड जो है, भार जो है, प्रमुख प्रकार के, प्रमुख निम्न प्रकार के होते हैं, है ना। कई प्रकार के लोड लग सकते हैं। डेड लोड हो गया, चल भार हो गया, ऐसे कई लोड हो गए जो, जिसमें से कुछ मुख्य लोड हैं जिसको हम बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि लोड जो है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार हैं। पहला जो लोड है वह है चल भार, बोझ, ठीक है। जो पहला लोड है वो उसे कहते हैं चल भार। दूसरा है अचल भार। तीसरा है अक्षीय भार। चौथा है अनुप्रस्थ भार। फिर है तनाव भार। अगला है संपीड़न भार। और लास्ट है कर्तन भार। इस टाइप के भार जो है अवयव पे लगते हैं, ठीक है ना। किसी भी
अवयव या किसी भी मशीन के पुर्जे पर, है ना, किसी भी मशीन या किसी अवयव के पुर्जे पर इस टाइप के भार लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चल भार का, है ना, कि चल भार किसे कहते हैं। चल भार वे भार होता है जो समय के साथ बदलता है ना, जो समय के साथ बदलता है। जैसे पुल पे चलती गाड़ी का भार, छत पर आदमियों का भार, है ना। तो ये सब क्या है कि कार में बैठते व्यक्तियों का भार, कार में कभी मोटा आदमी बैठता है, कभी पतला आदमी बैठता है ना। तो उसको भार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, समय के साथ क्या हो रहा है, उसका बोझ जो है चेंज हो रहा है। पुल पे चलती गाड़ियों का भार, कभी 4 व्हीलर जाती है तो कभी बस जाता है, कभी ट्रक जाता है ना। तो ऐसे उस पर जो भार पड़ता है वह भार जो क्या है, बदलता है, यानी कि समय के साथ बदलता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं चल भार। कन्फर्म हुआ। दूसरा है अचल भार। अचल भार उसे कहते हैं कि जो समय के साथ बदलता नहीं है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे दीवार पे धरन का भार, है ना, दीवार पे धरन और छत का भार, है ना, तो उसको हम कहेंगे अचल भार। यानी कि जो एक्चुअल में धरन जितनी भार की होती है उतना ही भार डालती है ना। तो इसलिए वो जितना भार रहेगा वो हर समय वही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, तो फिक्स है, यानी कि वो अचल है ना। तो उसकी भार को हम कहेंगे अचल भार, ठीक है। जैसे इस मार्कर का भार अगर इस टेबल पे रख दें ये मार्कर, तो ये जो मार्कर इस टेबल पे जो भार डालेगा तो ये मार्कर जितना है उतना ही भार है ना। तो ये इसका भार परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो उसको कहेंगे अचल भार। इतना समझ में आया। फिर अगला है अक्षीय भार। अक्षीय भार उसे कहते हैं जो भार किसी अवयव या धरन की लंबाई की अक्ष पर लगता है। लंबाई की अक्ष पे, जैसे मतलब कि ये धरन है ना, ये धरन है, तो अगर इस धरन की अक्ष पे अगर भार लगता है तो उसको कहेंगे हम अक्षीय भार, है ना, उसको कहेंगे अक्षीय भार। दूसरा है इसके बाद फिर अनुप्रस्थ भार। जो भार किसी अवयव व धरन की अक्ष के लंब रूप में लगता है ना, यानी कि कोई अगर भार इस तरह लगता हो, कोई धरन है या कोई अवयव है, तो अगर उस पे जो भार लगता है वह अगर इस तरह लगता है ना, तो उसको कहेंगे हम अनुप्रस्थ भार, है ना, उसको कहेंगे अनुप्रस्थ भार, ठीक है। यानी कि लंब रूप में अगर लगता है भार तो उसको कहेंगे अनुप्रस्थ भार। पांचवा है तनाव भार। तनाव भार उसे कहते हैं कि जो किसी वस्तु या किसी अवयव को दोनों तरफ से खींचता है, टेंशन में, है ना, खींचता है, तो उसको कहेंगे तनाव बल। इस टाइप का देखिए ऐसे भार रहेगा, है ना, इधर से ये अवयव, इधर से ये जो है एक बल लगाकर खींचा जा रहा है, तो ये हो जाएगा टेंशन, यानी कि टेंशन लोड, यानी तनाव भार, ठीक है। दूसरा फिर इसके बाद जो है संपीड़न भार। संपीड़न भार ऐसा भार है जो किसी वस्तु को दोनों तरफ से दबाते हैं, है ना, या किसी अवयव को दोनों तरफ से दबाते हैं, तो उसको कहेंगे हम संपीड़न भार, है ना। जब किसी को हम कंप्रेस करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव लोड, है ना। फिर है कर्तन भार। कर्तन भार वह भार होता है कि जो किसी वस्तु को पे भार डालने पर, किसी वस्तु पर भार लगाने पर वह वस्तु कर्तन यानी घूमने लगे, है ना, तो उसको कहेंगे हम कर्तन लोड। कर्तन लोड का देखिए इस तरह होता है, ये मान लीजिए कोई अवयव है,
ये रिविट है, रिविट का शीर्ष है। एक बल यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना। तो और ये जो है, ये जो दो हैं ये प्लेट हैं, ये प्लेट हैं। समझ में आई बात। तो कर्तन भार उसे कहेंगे जैसे रिविट, रिविट का शीर्ष जो है, जब हम दो प्लेटों के आपस में कसते जोड़ते हैं, कोई दो प्लेट है, उन दोनों प्लेटों को क्या करेंगे, हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हमें रिविट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रिविट को जब हम ऐसे बल लगाकर ऐसे कसते हैं, है ना, घुमाते हैं, तो वो होता है कर्तन भार, है ना। यानी कि ऐसा कार्य कि वस्तु क्या करे, घूमने लगे, है ना। ऐसा कार्य कि वह कर्तन में होने लगे, यानी कर्तन होने लगे या कर्तन होने की संभावना हो, तो उसको कहेंगे कर्तन भार, है ना। इस ऐसे कसेंगे तो एक बार इधर से लग गया, एक बार इधर से, नहीं देखते हैं कभी कभी ऐसे कसते हैं तो ये इधर उधर होने लगता है, प्लेटें होने लगती है ना, तो उसी को बोलेंगे हम कर्तन भार। समझ में आई बात, उसी को कहेंगे कर्तन भार। अब अगली पॉइंट ये है, ये समझ में आ गया कि लोड और टाइप्स ऑफ लोड। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस का, है ना। अब आएंगे प्रतिबल। प्रतिबल किसे कहते हैं, स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है कि स्ट्रेस बराबर होता है, हम स्ट्रेस को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और स्ट्रेस बराबर होता है P = F/A, है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु या अवयव पर बाहरी बल लगाने पर या इकाई क्षेत्रफल, उसके इकाई क्षेत्रफल पर बल लगाने पर, है ना, बल लगाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध बल को, उसके आंतरिक प्रतिरोध बल को, यानी वस्तु द्वारा आंतरिक प्रतिरोध बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, है ना। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को बल लगाते हैं तो वो वस्तु से भी एक दूसरा अपोजिट साइड में बल लगता है ना। यानी कि जब हम दीवार पे धक्का लगाते हैं तो दीवार भी एक इंटरनल फोर्स लगाती है, और उसी इंटरनल फोर्स को कहते हैं प्रतिरोधी बल। और प्रतिरोधी बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल। समझ में आई बात, है ना। यानी कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रतिरोधी बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल, है ना। इसको हम क्या करते हैं कि इसे हम प्रतिबल को सिग्मा या P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो P बराबर होता है F/A, है ना। P बराबर F/A, यानी कि किसी वस्तु या किसी अवयव के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को हम, किसी कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम क्या कहेंगे, प्रतिबल। ठीक है।
तो यहाँ पे F जो है बल है, तो F जो है वह F का मात्रक क्या होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका क्या हो जाए मीटर स्क्वायर या mm कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति mm स्क्वायर यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का, है ना। प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए बाहरी बल, है ना, बाहरी बल या भारों के कारण, बाहरी बल या भारों के कारण प्रतिबल प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। यानी कि जो बाहरी बल हम लगाते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु या किसी अवयव पर, उसी के कारण जो है स्ट्रेस जो है 3 प्रकार का होता है ना। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या होता है, पहला स्ट्रेस प्रतिबल के प्रकार। पहला स्ट्रेस को हम कहते हैं तनन तथा संपीड़न प्रतिबल। दूसरा है कर्तन या अपरूपण प्रतिबल। तीसरा है सीधे तथा नमन प्रतिबल। है ना, ये 3 टाइप का प्रतिबल होता है। समझ में आई बात। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे टेंशन और कंप्रेसिव, है ना, टेंशन और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंशन और कंप्रेसिव स्ट्रेस उसे कहते हैं कि जब वस्तु पर भार या बल जब वस्तु पर भार या बल खिंचाव की स्थिति में होता है ना। जब किसी वस्तु या अवयव पर भार जो है खिंचाव की स्थिति में होता है, यानी कि इस टाइप का देखिए, जब किसी वस्तु पर बल या भार खिंचाव की स्थिति में होता है ना। समझ में आई बात। जब ये इस वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल, है ना, कोई बाहरी बल अगर टेंशन
या टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। जब किसी अवयव या किसी वस्तु पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि बाहरी जो भार है या जो बाहरी बल है, वह अगर खिंचाव की स्थिति में होता है ना, खिंचाव की स्थिति में होता है, तो वस्तु द्वारा भी एक इंटरनल फोर्स लगता है ना। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे खींचें, स्प्रिंग को, सपोज दैट अगर हम किसी चीज़ को ऐसे स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग भी वो क्या करती है, एक बल, इंटरनल बल लगाती है और अपने आप इसे खींचती है ना। अगर हम थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे ढीले हो गए तो वो खींच लेती है ना। तो वही जो इंटरनल फोर्स होता है, उस वस्तु का जो इंटरनल फोर्स होता है, उसी को हम कहते हैं प्रतिबल या प्रतिबल कहते हैं। लेकिन जब टेंशन की स्थिति में है तो उसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस या तनन प्रतिबल। समझ में आई बात। तो ये जो लग रहा है ना, यही जो है, यही है तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल। समझ में आई बात। यानी कि ये जो है, ये बाहरी बल है, ये बाहरी बल है, लेकिन जो ये बल लग रहा है इंटरनल अंदर की तरफ, वो होता है तनन प्रतिबल, है ना। यही अवयव के द्वारा है। फिर है इसी में है संपीड़न प्रतिबल, यानी कि वह प्रतिबल जो बाहरी बल कंप्रेसिव पर कार्य करे, मतलब कि कंप्रेसिव की स्थिति में रहे, ठीक है ना। यानी कि दोनों ओर से अगर किसी वस्तु को दबाएं, जब हम किसी वस्तु या किसी अवयव को दोनों तरफ से अगर दबाते हैं, है ना, दबाते हैं, तो उसके वस्तु द्वारा भी एक इंटरनल फोर्स लगता है, और उसी इंटरनल फोर्स को हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। जैसे देखिए, अगर हम किसी वस्तु को ऐसे, कोई वस्तु है ना, अगर इसको हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, बाहरी बल से क्या करते हैं, इसको दबाते हैं, है ना। ये बाहरी बल से क्या कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं। जब हम इसको दबाते हैं, है ना, दबाव की स्थिति में जब लाते हैं, तो ये वस्तु द्वारा भी एक इंटरनल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, है ना। एक इंटरनल फोर्स बाहर की, यानी कि वो जब हम दाबेंगे तो वो अपने, जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं, अगर स्प्रिंग को दबाएं हम, तो स्प्रिंग क्या होगी, दबेगी तो, लेकिन अगर थोड़ा सा ढीला हुए हम तो क्या करेंगे, अगर हम अपना फोर्स हम कम करें तो क्या होगा, वो उसका इंटरनल फोर्स से क्या हो जाएगा, है ना। तो वही फोर्स जो लगता है, इंटरनल फोर्स जो होता है, वही होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसी को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। दोनों बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे कर्तन या अपरूपण प्रतिबल का, है ना। देखिए, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, जब किसी वस्तु या अवयव पर कर्तन भार या कर्तन बल कार्य करता है, यानी जब किसी वस्तु या किसी अवयव पर कर्तन बल या कर्तन भार कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल को हम कहते हैं कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल, है ना। उसी को कहेंगे कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। मतलब कि जैसे अभी इसके पहले हम जो फिगर बनाए थे रिविट का, जो है ना, कि इस दो प्लेटों को आपस में जब रिविट से जोड़ते हैं, तो जब जोड़ते हैं तो रिविट से कसते हैं, तो क्या करती हैं, दोनों जो प्लेटें हैं कर्तन में हो जाती हैं, है ना। उस पर कर्तन बल कार्य करने लगता है। तो जब कर्तन बल, जैसे ऐसे बाहरी बल लगाएंगे तो वो कर्तन करेगी, कर्तन कर रही है,
लेकिन उसके जो कर्तन की स्थिति में जो अंदर का जो बाहरी बल, तो अंदर का जो इंटरनल फोर्स जो लगेगा, कर्तन की स्थिति में जो इंटरनल फोर्स जो लगता है उसी को हम कहते हैं कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। समझ में आई बात है ना? कर्तन प्रतिबल को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ बराबर होता है F/A। ठीक है, टाउ बराबर F/A। इतना समझ में आई। अब है सीधे तथा नमन प्रतिबल। सीधे तथा नमन प्रतिबल, ठीक है। तो सीधे तथा नमन प्रतिबल जब किसी अवयव पर तनाव भार या संपीड़न भार लगाया जाता है ना? जब किसी अवयव पर तनाव भार या संपीड़न भार लगाया जाता है तो इसके कारण उत्पन्न प्रतिबलों को सीधे प्रतिबल कहा जाता है ना? यानी कि जब किसी तनन प्रतिबल या संपीड़न प्रतिबल, है ना, की स्थिति में जो बल लगाया जाता है तो उसमें जो उत्पन्न होता है प्रतिबल, उसी को हम कहते हैं सीधे प्रतिबल या सीधा डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है। फिर इसी में है नमन प्रतिबल। जब किसी धरण पर बाहर से अनुप्रस्थ या अर्थात अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है तो धरण का झुकाव या नमन होता है। धरण का झुकाव, जैसे मतलब कि कोई अगर धरण है, ऐसे कोई धरण है ना, ये धरण है, इस पर अगर कोई बाहरी बल लगाया जाता है, ठीक है, बाहरी बल जो लगाया जाता है तो इस बाहरी बल के कारण जो होता है, इस लोड के कारण जो होता है, तो ये धरण जो है नमन की स्थिति में आती है। तो जब नमन की स्थिति में आती है ना, जब नमन की स्थिति में आती है तो ये नमन की स्थिति में आती है तो इसके अंदर से एक इंटरनल फोर्स लगता है ना, इस धरण द्वारा भी एक इंटरनल फोर्स लगता है, तो उसी फोर्स को हम कहेंगे नमन प्रतिबल, उसी को कहेंगे नमन प्रतिबल। जैसे में अगर कहा जाए कि इस धरण जो है, इस धरण पे ऊपर छत का भार है, धरण पे किसका भार है? छत का भार है। तो ये जो है, ये अपने जितना भार ये छत का है उतना भार ये छत को भी लगा रही है ना। जितना भार छत का धरण पे है उतना ही भार छत क्या कर रही है, अंदर जो धरण का जो इंटरनल फोर्स है उतना ही उसको भी लगा। जैसे अगर हम कहें इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं तो उतना ही जितने फोर्स से हम इसको धक्का दे रहे हैं उतना ही फोर्स से दीवार भी हमें अपने इंटरनल फोर्स को धक्का दे रही है। जब हमारा फोर्स इस दीवार के फोर्स से जब अधिक हो जाता है तो दीवार ढह जाती है। समझ में आई बात? वही क्रिया है। ठीक है। तो उसी फोर्स को, जो इंटरनल फोर्स है, उसी को हम कहेंगे नमन प्रतिबल। ठीक है, उसी को कहेंगे नमन प्रतिबल। इतना क्लियर हो गया? आगे चलें। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम स्ट्रेन के, है ना। विकृति, स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहते हैं? जब किसी अवयव या किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है। जब किसी अवयव या किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के रूप या आकार में कुछ परिवर्तन होता है ना, कुछ परिवर्तन होता है।
तो उसी परिवर्तन को या उसी परिवर्तन की दर को हम कहते हैं विकृति। उसी परिवर्तन की दर को हम कहेंगे विकृति। समझ में आई बात? विकृति को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। विकृति को स्मॉल ई से प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना। क्या कहें हम कि किसी वस्तु या किसी अवयव पर बाह्य बल लगाने पर तो उसके रूप या आकार में कुछ परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन की माप को हम विकृति कहते हैं, है ना। तो उस परिवर्तन का मानी आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। समझ में आई बात? यानी कि ये जो आकार है यह वस्तु का पहला आकार है। जब उस पर बाहरी बल, है ना, जब उस पर बाहरी बल लगाया गया तो वह वस्तु का आकार क्या हुआ? चेंज हो गया। तो वो चेंज जो आकार है, वह जो चेंज माप है या आकार है ना, वो जो है यह है। यानी उसकी आकार में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो वो है, ठीक है ना। और ये प्रारंभिक आकार है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। विकृति के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। विकृति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। विकृति मुख्य रूप से निम्न 4 प्रकार की होती है। पहली विकृति को कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरे को कहते हैं कर्तन विकृति। तीसरे को कहते हैं पार्श्व विकृति। और चौथा है आयतन विकृति। ये 4 टाइप की विकृति होती है ना। ये 4 टाइप की विकृति होती है। समझ में आई बात? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति जो होती है, किसी छड़ या किसी वस्तु, है ना, कोई छड़ या कोई वस्तु है, उस पर अगर बाहरी बल लगाते हैं, है ना, कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में कुछ न कुछ, यानी उसकी लंबाई में कुछ
परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। यानी कि जब उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसे कहेंगे हम अनुदैर्ध्य विकृति। या ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु, किसी छड़ या किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर उसके आकार में हुए परिवर्तन या उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। क्लियर हुआ कि किसी छड़ या किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर उस वस्तु के लंबाई में परिवर्तन तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, देखिए अनुदैर्ध्य विकृति ऐसे, अगर मान लीजिए कोई छड़ है इस टाइप का, इस पर हम इसकी कोई एक्चुअल लंबाई ले लीजिए, कितनी है? इस छड़ की लंबाई जो है यल है। इस पर बाहरी बल लगा रहे हैं, यहाँ से बाहरी बल लगा रहे हैं, ठीक है, एफ फोर्स लग रहा है, इसको खींच रहे हैं। जब खींचेंगे तो इसकी लंबाई कुछ बढ़ेगी। मान लीजिए इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई तो उसको कहेंगे हम, ये हो गई जो, यह हो गई परिवर्तित लंबाई, यानी कि परिवर्तित लंबाई को डेल्टा यल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, परिवर्तित लंबाई को डेल्टा यल से प्रदर्शित करेंगे। तो इसी को अनुदैर्ध्य विकृति को हम ई यल से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ई यल बराबर डेल्टा यल अपान यल, यानी कि परिवर्तित लंबाई वस्तु का या छड़ का परिवर्तित लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अब बात करेंगे कर्तन विकृति। ठीक है, आज इतना तक रहने दे रहे हैं और कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब मन नहीं लग रहा है, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बाय।